हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश साहित्य। तो आज हम लोग चैप्टर 2 ऑफ क्लास 9th करेंगे, द साउंड ऑफ म्यूजिक, एवलिन ग्लेनी, डेबोरा काउली। तो डेबोरा काउली जो है वो इसमें हमारी इंटरव्यूअर थी, एंड एवलिन ग्लेनी जो हमारी मेन आइडल है, इसके बारे में ये पूरा चैप्टर है। सो क्वेश्चन आंसर्स करते हैं अब। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, आंसर दीज क्वेश्चंस इन अ फ्यू वर्ड्स और अ कपल ऑफ sentences each. Question 1. How old was Evelyn when she went to the Royal Academy of Music? Evelyn कितने साल की थी जब वो रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक गई? जैसे स्टार्टिंग चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि वो इन अ अर्ली 17, मतलब शी वॉज नॉट इवन लुकिंग 17, ऐसे एज में वो रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक गई थी। एवलिन वॉज नॉट इवन 17 when she went to Royal Academy of Music. Number two, when was her deafness first noticed? When was it confirmed? Her deafness was noticed when she was 8 years old. It was confirmed by the time she was 11. तो जब उस ये क्वेश्चन में ऐसा है कि उसकी डेफनेस मतलब उसे सुनाई कम देता था, तो ये सबसे पहले बार कब नोटिस किया गया एंड से कंफर्म कब करा गया? तो उसकी डेफनेस सबसे पहले तब नोटिस करी गई जब वो 8 इयर्स की थी, एंड वो कंफर्म तब हुई जब वो 11 इयर्स की हो गई। Answer each type of these questions in a short paragraph, around 30 to 40 words. Question 1. Who helped her to continue with music? What did he do and say? तो उसकी जैसे एवलिन उसे सुनाई नहीं देता था, तो इसलिए उसको म्यूजिक में कंटिन्यू करने के लिए किसने हेल्प करी एंड उसने क्या करा और क्या कहा उसे? So Ron Forbes helped her to continue with music. He spotted her potential and said, "Don't listen through your ears. Try to sense it some other way." He began by turning two large drums into different notes. So इसका मतलब है कि रॉन फॉर्बिस नाम का एक परकशनिस्ट था, मास्टर परकशनिस्ट, जो मतलब एक्सपर्ट था म्यूजिक में। उसने उसकी हेल्प करी विद उसे कंटिन्यू करवाने के लिए, एंड उसने उसके उसका पोटेंशियल मतलब जुनून, उसका जुनून देखा उसके म्यूजिक में, एंड फिर उसने उसे समझाया कि अपने कानों से नहीं, किसी और तरीके से उसे सेंस करने का ट्राई करो। फिर उसके बाद वो दो लार्ज ड्रम्स लाया, उन्हें अलग अलग नोट्स पे बजाने लगे जिससे कि वो सेंस कर पाए। Question number two. Name the various places and causes for which Evelyn performs. कहाँ कहाँ पे एवलिन परफॉर्म करती थी एंड क्यों परफॉर्म करती थी? तो एवलिन performed free concerts in prisons and hospitals. She made music her life and performed many regular concerts. तो एवलिन बहुत सारे फ्री कॉन्सर्ट दिया करती थी प्रिजन्स में, जेल में और हॉस्पिटल में, और शी मेड म्यूजिक, एंड म्यूजिक को उसने अपनी लाइफ बना ली, एंड वो बहुत सारे रेगुलर कॉन्सर्ट्स हर जगह देती रहती थी। क्वेश्चन नंबर थ्री, आंसर द क्वेश्चन इन 2 or 3 paragraphs, 100 to 150 words around. So question number one, how does Evelyn hear music? एवलिन म्यूजिक को कैसे सुनती थी? एवलिन became deaf by the time she was 11. एवलिन को कुछ सुनाई नहीं देता था जब तक वो 11 ईयर्स की हुई, मतलब धीरे धीरे उसकी सुनने की पावर चली गई। बट शी डिड नॉट गिव अप, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। उसे वो बहुत ज़्यादा उसमें जुनून था कि वो नॉर्मल लाइफ जिए और अपना इंटरेस्ट म्यूजिक में जो है उसे परस्यू करे, आगे भी वही करती रहे। Ron Forbes, the percussionist, spotted her potential. जो रॉन फॉर्बिस जो मास्टर परकशनिस्ट थे, उन्होंने उसका पोटेंशियल, उनका जुनून देखा, एंड ही आस्क्ड हर नॉट टू लिसन थ्रू ईयर्स बट ट्राई टू सेंस इट सम अनदर वे। तो रॉन फॉर्बिस ने उसे क्या बोला था, एक मैंने पिछले क्वेश्चन में भी करा था, कि अपने म्यूजिक को अपने कानों से नहीं, किसी और तरीके से सेंस करने की ट्राई करो। And then she realized she could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. फिर उसके बाद उसे रियलाइज हुआ कि जैसे जो हायर बीट पे जो हायर ड्रम बज रहा था, वो उसे अपने वेस्ट के ऊपर वाले पार्ट से वो फील कर पा रही, मतलब वाइब्रेशन ही फील हो रही थी उसे। एंड जो लोअर ड्रम था, लोअर वन था, वो उसे अपनी वेस्ट के नीचे वाले पार्ट से सेंस कर पा रही थी, वो वाइब्रेशन आ रही थी उसे। Forbes repeated the exercise, and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. ये एक्सरसाइज जो है फॉर्बिस करता रहा जब तक एवलिन को रियलाइज हो गया फिर कि वो इन सर्टेन नोट्स को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी से सेंस कर पा रही है वो।
शी कैन सेंस एवरीथिंग, मतलब उसे सारे नोट्स अब सेंस करने आ गए थे, किस किस पार्ट में कौन कौन से नोट्स वो सेंस कर पा रही थी, वो समझ गई थी. शी लर्न टू ओपन हर बॉडी एंड माइंड टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस. उसने अपनी बॉडी को ये सारी साउंड्स और वाइब्रेशंस के लिए खोला, अपने दिमाग और अपने शरीर को. शी herself explained, it pours in through every part of my body. It tingles in my skin, my cheekbones and even in my hair. उसने खुद समझाया कि ये जो म्यूजिक है ये मेरे हर बॉडी पार्ट में बहता है, इसका ये म्यूजिक की वाइब्रेशंस और साउंड्स. इट टिंगल्स इन द स्किन, मतलब ये मेरी स्किन्स को वाइब्रेट करती है. माई चीक बोन्स, जो चीक बोन्स होती है हमारी चीक के पास जो बोन्स होती है उस पे वाइब्रेट करती है. एंड इवन इन हर हेयर्स, इवन उसके हेयर्स पे भी उसे वाइब्रेशन सारी चीजें फील होती है. When she played the xylophone, she could sense the sound passing up the stick into her fingertips. जब उसने जब उसने जाइलोफोन बजाया, जाइलोफोन एक इंस्ट्रूमेंट होता है, टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट. तो जब उसने जाइलोफोन बजाया तो उसे वो चीज़ वो सेंस कर पा रही थी, जैसे जो स्टिक से बजाते हैं तो वो अपनी फिंगर टिप्स में वो स्टिक के वाइब्रेशंस को सेंस कर पा रही थी. एंड by learning against the drums, she could feel the resonances flowing into her body. And जब वो drums बजाती थी तो उसे उसकी भी resonance, उसकी उसकी vibrations और sound सारी अपनी body में बहती हुई उसे समझ आ रही थी. She used to remove her shoes so that the vibrations passed through her bare feet and up her legs. तो वो अपने शूज रिमूव कर देती थी, मतलब जैसे स्टेज पे जाते थे तो वो अपने शूज रिमूव कर देती थी, जिससे कि उसके पैरों से, नंगे पैरों से उसके बॉडी में पूरे सारे जगह वाइब्रेशंस पास करे, अप टू हर लेग्स एंड अप टू हर बॉडी. पूरी बॉडी तक उसे वाइब्रेशंस फील हो एंड वो सेंस कर पाए कि किस टाइप का म्यूजिक बज रहा है. सो करेक्ट द राइट आंसर. तो इसमें हमें करेक्ट आंसर को टिक करना है. द शहनाई. पुंगी वॉज अ रीडेड नॉइज मेकर. मतलब शहनाई या तो पुंगी, हमें इनमें से चूज करना है. तो हमने चैप्टर में पढ़ा था कि शहनाई वॉज कॉल्ड एज, मतलब पुंगी वॉज कॉल्ड एज अ रीडेड नॉइज मेकर. शहनाई तो बाद में उसने, जो बाबर था उसने इन्वेंट करी थी. पुंगी अकबर के उसमें दरबार में अच्छा नहीं लगती थी उसे आवाज, तो इसलिए उसने रीडेड नॉइज मेकर उसे नाम दिया. तो आंसर करेक्ट है पुंगी. Bismillah Khan, a barber, or Ali Baksh transformed the Pungi into a Shehnai. तो बिस्मिल्लाह खान या बार्बर या अली बख्श, ट्रांस किसने शहनाई पुंगी को शहनाई में कन्वर्ट करा? तो अली बख्श वाज दैट बार्बर, मतलब ही वाज नॉट अ बार्बर एक्चुअली, उसका कास्ट बार्बर वाली थी, तो इसलिए अली बख्श, अली बख्श ने पुंगी को शहनाई में कन्वर्ट करा. Bismillah Khan's paternal ancestors were barbers और प्रोफेशनल म्यूजिशियंस. तो बिस्मिल्लाह खान के जो पापा वाले साइड लोग थे वो सारे प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोफेशनल म्यूजिशियंस. बिस्मिल्लाह खान learn to play शहनाई learn to play शहनाई from अली बख्श, पैगंबर बख्श, उस्ताद फयाज खान. तो बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई बजाना अली बख्श से सीखा है. Bismillah Khan's first trip abroad was to Afghanistan, USA और कनाडा. बिस्मिल्लाह खान सब उसकी पहली ट्रिप कहाँ पे थी अब्रॉड की, तो वो अफगानिस्तान गया था सबसे पहले. क्वेश्चन नंबर 2. Find the words in the text which show Ustad Bismillah Khan, which shows Ustad Bismillah Khan's feeling about the items listed below. Then mark a tick in the correct column. Discuss your answer in class. तो हमें ये सारे यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं जो बिस्मिल्लाह खान की फीलिंग है. अब हमें ये बताना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मतलब बिस्मिल्लाह खान के हिसाब से ये पॉजिटिव थी या नेगेटिव या न्यूट्रल फीलिंग्स थी है. ठीक है. तो पहला वाला है द टीचर टीचिंग चिल्ड्रन म्यूजिक. म्यूजिक सिखाना कैसा लगता था बिस्मिल्लाह खान को, मतलब क्या ये चाहता था कि म्यूजिक सीखना चाहिए बच्चों को या नहीं, तो ये चीज उसकी पॉजिटिव थी, वो चाहता था कि सीखे वो. द फिल्म वर्ल्ड उसे बिल्कुल पसंद नहीं था. उसने 2 मूवीज में उसने कराया, अपना सॉन्ग गाया, उसके बाद उसे बिल्कुल अच्छा नहीं, तो ये नेगेटिव आएगा यहाँ पे. उसे यूएसए जाना भी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसलिए वो नेगेटिव था.
टीचिंग चिल्ड्रन पॉजिटिव हो गया, फिल्म वर्ड नेगेटिव हो गया, माइग्रेटिंग टू द यूएसए नेगेटिव हो गया, प्लेइंग एट टेम्पल्स उसे नॉर्मल लगता था, उसके लिए कोई बैड फीलिंग्स नहीं थी उसे। गेटिंग द भारत रत्न वॉज ऑफ कोर्स पॉजिटिव क्योंकि उसे प्राउड मोमेंट था उसके लिए। द बैंक्स ऑफ गंगा उसके लिए फेवरेट थे, पॉजिटिव। लिविंग बनारस एंड डुमराव उसके लिए बहुत नेगेटिव था, उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो बनारस और डुमराव छोड़ के चला जाए। नेक्स्ट आता है, वाई डिड वाई वाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी? तो औरंगजेब ने पुंगी बजाना बैन क्यों करा था? औरंगजेब बैन द पुंगी प्लेइंग ऑफ पुंगी बिकॉज इट हैड अ श्रिल अनप्लेजेंट साउंड। तो औरंगजेब को उसकी साउंड बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए उसने बंद करवा दिया था। हाउ इज अ शहनाई डिफरेंट फ्रॉम अ पुंगी? तो शहनाई पुंगी से डिफरेंट कैसे है? तो a shehnai is a pipe with a natural hollow that is longer and broader than pungi. It has 7 holes in the body of pipe. तो शहनाई जो है एक पाइप है जिसमें नेचुरल होलो मतलब जो उसके बीच में जो होलो होता है वो लंबा और थोड़ा सा ब्रॉडर होता है पुंगी से। इट हैज 7 होल्स इन द बॉडी ऑफ पाइप। तो जो पाइप होती है उसमें 7 होल्स होते हैं उसमें। द शहनाई where was the Shehnai played traditionally? How did Bismillah Khan change this? शहनाई जो है वो पहले ट्रेडिशनली विष्णु टेम्पल ऑफ वाराणसी में प्ले करते थे। शहनाई was played traditionally in the Vishnu temple of Varanasi. His maternal uncle used to play this instrument. He invented ragas that were earlier considered to be beyond the range of शहनाई। तो शहनाई जो है पहले विष्णु टेम्पल ऑफ वाराणसी में बजाई जाती थी। उसके मैटरनल अंकल जो है वो इस इंस्ट्रूमेंट को बजाया करते थे। उसने राग्स बनाए जिस जो मतलब पहले जो सोचा जाता था कि ये शहनाई की रेंज से बाहर है, बट जो बिस्मिल्लाह खान है उन्होंने ये कर दिखाया। When and how did Bismillah Khan get his big break? So Bismillah Khan got his big break with the opening of All India Radio in Lucknow in 1938. तो बिस्मिल्लाह खान एक बड़े ब्रेक पे गए, मतलब ब्रेक पे इन द सेंस वो रेडियो पे जाके अब अपना शोज कर सकते थे। तो दिस वाज द बिग ब्रेक ऑफ बिस्मिल्लाह खान एंड ये था ऑल इंडिया रेडियो में लखनऊ में जब इन 1938। दिस इज द इम्पोर्टेंट। Where did Bismillah Khan play the Shehnai on 15th August 1947? Why was the event historic? तो बिस्मिल्लाह खान ने अपनी शहनाई 15 अगस्त 1947 में कहाँ पे बजाई एंड ये इवेंट जो है वो हिस्टोरिक क्यों माना गया? तो Bismillah Khan played the Shehnai on 15th August 1947 at Red Fort. He was the first Indian to greet nation with his musical instrument. He poured his heart out into Rag Kafito, an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru. तो बिस्मिल्लाह खान ने अपनी शहनाई 15 अगस्त 1947 में रेड फोर्ट में गाई। जब हमारी पहली मतलब जब हम लोग इंडिपेंडेंस मिली थी हमें ब्रिटिश लोगों से, उस वक्त के टाइम की बात है। एंड ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड ही वॉज द फर्स्ट इंडियन जिसने शहनाई से हमारे नेशन को इंट्रोड्यूस करवाया। He poured his heart out into Rag Kafito, an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru. एंड उसने अपना पूरा जी जान लगा दी राग कफीतो गाने में, जिसमें से ऑडियंस जो बहुत सारे ऑडियंस सुन रहे थे इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उस वक्त के हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। क्वेश्चन नंबर 6, why did Bismillah Khan refuse to start a Shehnai school in the USA? बिस्मिल्लाह खान ने अपना शहनाई स्कूल यूएसए में स्टार्ट करने के लिए क्यों मना कर दिया? So he refused to start a Shehnai school in USA because the nation did not have the holy river Ganga. It was not possible to transport Ganga from India to USA. That was why whenever he was in a foreign country, he kept yearning to see Hindustan. Bismillah Khan loves India and Banaras from the bottom of his heart. He says that he misses the holy Ganga, and when he goes abroad while in Mumbai, मतलब he says that he misses the holy Ganga in India and Holy Ganga and India when he goes abroad. While in Mumbai, he thinks of only Banaras and the Holy River. तो उन्होंने शहनाई स्कूल यूएसए में बनाने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि उस देश में होली रिवर गंगा नहीं थी।
एंड इट वॉज नॉट पॉसिबल टू ट्रांसपोर्ट गंगा, एंड ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था कि आप गंगा को यूएसए में, इंडिया से यूएसए में ट्रांसपोर्ट कर दो. दैट वाज व्हाई वेन एवर ही वॉज इन अ फॉरेन कंट्री, और जब भी वो फॉरेन कंट्री में होता था तो वो हमेशा हिंदुस्तान को देखने के लिए तरसता था. बिस्मिल्लाह खान को इंडिया और बनारस अपने बॉटम ऑफ हिज हार्ट, मतलब दिल के एक कोने से, मतलब उसे दिल से पसंद था इंडिया और बनारस. एंड वो कहते थे कि वो होली गंगा और इंडिया को मिस करते थे जब वो अब्रॉड हुआ करते थे, एंड जब वो मुंबई में होते थे तो वो हम सिर्फ और सिर्फ बनारस और द होली रिवर के बारे में सोचा करते थे. So next, thinking about language. Look at these sentences. Evelyn was determined to live a normal life. Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. So the italicized parts answer the question. What was Evelyn determined to do, and what did Evelyn manage to do? They begin with the to verb to live, to conceal. वर्ब के टाइप है ये. ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये जो पार्ट्स है ये दोनों आंसर करते हैं इन दो क्वेश्चन को. व्हाट वाज एवलिन डिटरमाइंड टू डू? एवलिन वाज डिटरमाइंड टू लिव अ नॉर्मल लाइफ. व्हाट डिड एवलिन मैनेज टू डू? एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर. एंड ये बोलना चाह रहा है कि ये टू वर्ब से स्टार्ट हो रहा है. Complete the following sentences, begin with a to verb, try to answer the question in bracket. तो the school sports team hopes dash, आगे लिखना है हमें. तो what does it hope to do? एक स्कूल की स्पोर्ट्स टीम क्या होप कर सकती है? To win. तो यहाँ पे to win आएगा. We all want dash. What do we all want? हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं to succeed. We all want to succeed. They advise the hearing impaired child's mother dash. What did they advise to her? उन्होंने क्या एडवाइस करा hearing impaired child की मदर को? To take her to a specialist. The authorities permitted us to dash. What did authority permitted us to do? हमें authorities ने क्या permit करने के लिए कहा? To play. The musician decided to dash. What did musician decide to do? Musician ने क्या decide करने का सोचा? To play a new rag. From the text on Bismillah Khan, find the words and phrases which match these definitions and write them down. The number of paragraphs where you find and you will fill the words, paragraph phrases have been given for you in brackets. The home of royal people. इसे क्या कहते हैं? Royal residence. Royal residence, यहाँ नीचे लिखा हुआ है आंसर. The state of being alone is called solitude. The part which is absolutely necessary and indispensable component. To do something not done before. Improvise. Without much effort. Effortlessly. Quickly and in large quantities. Thick and fast. Thick. And ninth है, third question, take the right answer. When the something is revived, it remains dead or lives again. So जब किसी चीज को revive करते हैं तो it lives again. When a government bans something, it wants it to stop. It wants that it should be stopped. जब government कुछ ban करती है तो ये चाहता है कि वो ban हो जाए. And when something is considered auspicious, so जब कुछ अजीब लगता है तो हम, मतलब अलग लगता है तो हम उसे वेलकम करते हैं. When we take to something we find it, मतलब जब हम कुछ लेकर जाते हैं किसी के पास तो हमें वो इंटरेस्टिंग लगता है. When you appreciate something you find it good and useful. When you replicate something you do it for the second time. When we come to terms with something it is no longer upsetting. Dictionary words. The sound of Chennai is auspicious. The auspicious sound of the Chennai is usually heard at marriages. The adjective auspicious can occur after the verb, be as in the first sentence, or before the noun as in second. But there are some adjectives which can be used after the verb be and not before a noun. For example, Ustad Faiz Khan was overenjoyed. We cannot say the overenjoyed man. Look at these entries from Oxford Advanced Learners Dictionary 2005. Elder. It is also adjective and noun. Adjective in terms of adjective इसका meaning ये है only before noun, जो ये सिर्फ noun के पीछे लगेगा. Of people, especially two members of the same people family. Older, my elder brother, his elder sister. The elder used without the noun
immediately after it show who is older of two people, the elder of their two sons, the elder formally used before or after subject's name to show that they are older of two people who have the same name, the elder pit the elder. It means that elder का मतलब होता है बड़ा वाला. ये वही कहना चाह रहा है कि elder आप noun भी use कर सकते हो, as a adjective भी use कर सकते हो. Awake as a adjective or verb. Adjective, not before you noun, not asleep, especially immediately before and after sleeping, to be half or fully awake, to be wide awake. I was still awake when he came to bed. Consult your dictionary and complete the following table. यहाँ पे आंसर्स दिए हुए हैं आपके, आप उसे कर सकते हो. जैसे इंडिस्पेंसिबल होता है बोथ बिफोर और आफ्टर वर्ब के साथ यूज हो सकता है. इम्प्रेस भी बोथ बिफोर और आफ्टर वर्ब यूज होता है. अफ्रेड होता है सिर्फ आफ्टर वर्ब बी अफ्रेड. आउटडोर होता है ओनली बिफोर नाउन और आफ्टर द वर्ब बी आउटडोर, और ऐसे वर्ड यू बन सकते हैं. पैटर्नल होता है नाउन के बाद यूज होता है एंड बिफोर और आफ्टर वर्ब यूज हो सकता है. काउंटलेस सिर्फ नाउन के पहले यूज होता है. प्राइसलेस आफ्टर द वर्ब. Question 1. Imagine the famous singer Kishori Amonkar is going to visit your school. You have been asked to introduce her to audience before a performance. How would you introduce her? यहाँ पे आंसर दिया हुआ है आपका. यहाँ पे पूरा ये मतलब आपको पैराग्राफ दिया हुआ है एंड आपको ये डू इट योरसेल्फ and use your notes on Kishori Munkar to introduce her to an imaginary audience. You may use one of the following phrase to introduce as guest. यहाँ पे भी आपको आंसर मैंने दिए हुए हैं, ये आप खुद कर सकते हैं. राइटिंग पार्ट भी आपको खुद करना है. And then that's all for today. Thank you for watching my video. Make sure to like and subscribe my channel.